हेलो एवरीवन, सीटेट के 23rd क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम मेनली कवर करेंगे भारत में यूरोपियों का आगमन। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, क्लास नंबर 22 में हमने मध्य भारत को उठाया था और अकबर पे अपनी कहानी को खत्म किया था। तो चलिए उसको आगे बढ़ाएंगे, कंप्लीट करेंगे आज के क्लास में पूरे मुगल डायनेस्टी को और शुरुआत करेंगे कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस यानी कि भारत का जो यूरोप के लोग हैं उसका भारत में आगमन। पॉइंट नंबर 1 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकी एवं शैल संबंधित परिवर्तन दिखाई देने लग गए, यानी कि 12th सेंचुरी में हमें दो प्रकार की चेंजेस दिखाई देने लग गए। पहला तो था दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार। कभी कभी मेहराबों पर भी ढार दिया जाता था, यानी कि जैसे दरवाजे और खिड़कियां बनाई जाती थी तो उसका ऊपर वाला जो हिस्सा था वो कभी कभी दरवाजे ना खिड़की पे होके जो मेहराब है यानी कि जो छत का ऊपर वाला हिस्सा है उस पर डाल दिया जाता था। और वास्तुकला का इसको चापाकार रूप के नाम से इसको हम जानते हैं। पॉइंट नंबर 2 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। पॉइंट नंबर 2 हमसे कह रहे हैं मेहराब का विशुद्ध रूप हमें कहाँ मिलता है? मेहराब के मध्य में डाट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देती है। पॉइंट नंबर 3 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। रिपीटेड है ये। मेहराब का जो विशुद्ध रूप है वो अलाई दरवाजे का मेहराब प्रारंभिक 14th सेंचुरी कुवैत अल इस्लाम मस्जिद दिल्ली, यानी कि उदाहरण दिया गया है कि जो दिल्ली का जो कुवैत अल इस्लाम मस्जिद है उसमें इसी तरीके के आपको जो दाब है मेहराब है वो आपको देखने को मिलते हैं। पॉइंट नंबर 4 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। एक अभिलेख यानी कि इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि ये जो मंदिर है राजराजेश्वरी मंदिर, जो कि आप इसमें देख सकते हैं डायग्राम के अंदर राजराजेश्वर मंदिर है, इसके जो निर्माता हैं वो कौन है? राजा राजदेव। तो आपको आप निमोनिक से याद रखते हैं राजराजेश्वर मंदिर यानी कि राज, और इसका निर्माण किसने कराया है? राजदेव ने। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। और अपने देवता राजराजेश्वर की उपासना हेतु इनका इन्होंने निर्माण कराया था। तो अब तक हमने कुल 22 क्लासेस को कंप्लीट किया है और ये जो टोटल सीरीज है वो 30 क्लास तक चलेगी। उसके बाद हम मैराथन लाएंगे आपके लिए जिसमें कंप्लीट एसएसटी का आपको रिवीजन कराया जाएगा, जो कि आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आने वाले सीटेट में आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। पॉइंट नंबर 5 में देखेंगे मुगल बादशाह शाहजहां की बात करेंगे। इनके इतिहासकार ने शासक को साम्राज्यवाद धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पॉइंट नंबर 6 देखेंगे जो नई कैपिटल थी जिसका नाम था शाहजहानाबाद, ये कब बनाई गई थी? 1650 से 56 में। ये किसने बनाई थी? शाहजहां द्वारा बनवाई गई जामी मस्जिद भी इन्होंने ही बनवाई थी, यानी कि शाहजहां ने क्या बनवाया था? शाहजहानाबाद, और ये इनकी नई राजधानी थी। पॉइंट नंबर 7 देखेंगे फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन, यानी कि इनके लिए सुल्तान शब्द का मतलब क्या था? अल्लाह की परछाई के रूप में, यानी कि शेडो ऑफ गॉड के रूप में। दिल्ली की जो एक मस्जिद है इसके अभिलेख से हमें पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसके अतीत के महान विविधकर्ताओं मूसा और सुलेमान की इसके अंदर क्वालिटी प्रेजेंट थी। ऐसा कहा जाता है किससे? दिल्ली के एक जो मस्जिद है उसके अभिलेख से हमें ये चीजें मालूम हुई हैं। पॉइंट नंबर 7 देखेंगे और इस फारसी शब्द का मतलब देखेंगे। तो फारसी शब्द का मतलब क्या है? आबाद और आबादी। आब शब्द से निकले हैं और अब इस आब शब्द का मतलब क्या है? पानी। तो आबादी उस जगह के लिए यूज किया जाता है जहां पे बसावट हो, यानी कि जहां पे लोग रहते हो। देखेंगे अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 9 हमारे स्क्रीन पे। फारसी शब्द का एक मतलब तो आब यानी कि पानी था, दूसरा क्या है? खुशहाली, और आबादी का जो मतलब है वो जनसंख्या और समृद्धि भी होती है। तो एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 10 देखेंगे इल्तुतमिश ने दिल्ली एक कून्हा के आसपास क्या कराया था? एक बड़ा सा विशाल तालाब का निर्माण करके उसको क्या मिला था? व्यापक सम्मान मिला था। इस विशाल जलाशय को हौजे सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना है इसे। तो अगर ये पूछा जाए कि राजा का तालाब यानी कि हौज ए सुल्तानी का निर्माण किसने कराया था, तो वो सुल्तान इल्तुतमिश ने कराया था। पॉइंट नंबर 11 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। 9th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जब पांड्यास के राजा
श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर अटैक किया तो राजा सेन प्रथम, जिनका टाइम पीरियड कब से कब तक था, 831 से लेके 851 को पराजित किया। और इस विषय में जो बौद्ध भिक्षु इतिहासकार धम्मकीति ने क्या लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीजें वह ले गया और रतन महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाएं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। यह बताया गया था जब श्रीलंका पर आक्रमण किया था पांड्याज ने। पॉइंट नंबर 12 देखेंगे। अगले सिंघली शासक कौन थे? सेन सेकंड थे। इन्होंने क्या किया था, अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पे अटैक करने का आदेश दे दिया था। तो यहाँ से एक और हमें बात पता चलती है कि ये जो चोल चेर पांड्यास थे साउथ इंडिया में, उसमें से जो पांड्यास है इनकी कैपिटल का नाम क्या है? मदुरई है। आगे देखेंगे, बौद्ध इतिहासकार ने लिखा कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण की जो मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु बहुत सारे प्रयास भी किए गए थे। पॉइंट नंबर 13 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। चोल राजा जिनका नाम था राजेंद्र फर्स्ट, इन्होंने क्या किया था, अपने कैपिटल में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे क्या कर दिया था, भर दिया गया था। पॉइंट नंबर 14 देखेंगे। गजनी का सुल्तान, ये कहाँ का है? गजनी अफगानिस्तान में एक छोटी सी जगह है, अफगानिस्तान का एक छोटा सा एरिया है, जिसका सुल्तान कौन सा है? महमूद। ये जो महमूद है ये किसके समकालीन था, यानी कि किसके कंटेम्पररी कहेंगे इसको? ये राजेंद्र फर्स्ट का कंटेम्पररी था, यानी कि जिस समय राजेंद्र फर्स्ट का शासन चल रहा था उसी टाइम ये महमूद का भी शासन चल रहा था। भारत में जो इसके अभियान है उसके उन्होंने क्या किया था, पराजित राजाओं और मंदिरों को अपवित्र किया, यहाँ पे जितनी धन मूर्तियां थी सबको लूट लिया। और उस समय जो सुल्तान था कोई बहुत इंपॉर्टेंट शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करने, खास तौर से इसके लिए कौन सा मंदिर याद आता है आप सभी ने? सीरियल भी आता था पहले के टाइम पे, सोमनाथ। तो ये जो है सोमनाथ मंदिर को उसने अटैक किया था और सभी चीजों को उसने लूट लिया था, इसलिए उसने एक इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। पॉइंट नंबर 15 देखेंगे। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और खास करके शाहजहां, इन्होंने क्या किया, साहित्य कला में ये सभी रुचि लेते थे, यानी कि शाहजहां जो है वो सबसे ज्यादा साहित्य कला में रुचि लेता था, वास्तुकला में भी ये व्यक्तिगत रुचि लेता था और अपनी आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी में, ये ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, जो इसने खुद लिखी है, इसमें बाबर ने औपचारिक बागों की योजना और उनको बनाने में अपने रुचि का भी वर्णन किया है कि कैसे उसको बाग बगीचों में इंटरेस्टेड है। और ये किसने लिखा है? बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस चीज का वर्णन किया है। बात करेंगे आगे की, यहाँ हम चार बाग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। चार बाग, नाम से पता चल रहा है चार, यानी कि कुछ तो चार है। अब क्या है, ये जो बाग है इसको चार बराबर हिस्सों में बांटा गया है, जिसको चार बाग के नाम से जानते हैं। तो चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण इसको चार बाग कहते हैं। और चार बाग बनाने की जो परंपरा है वो थॉट भले ही बाबर के टाइम पे था, लेकिन अकबर के टाइम पे ये जो चीजें हैं वो स्टार्ट हुई। तो अगर ये पूछा जाए कि चार बाग का कॉन्सेप्ट कब आया, तो वो तो आया बाबर के टाइम पे, लेकिन इसको बनवाया किसने, बनना कहाँ से शुरू हुआ, तो अकबर के समय से इसका निर्माण होना शुरू हुआ। हुमायूं का जो मकबरा है दिल्ली में आप देख सकते हैं, इसमें सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद यानी कि सेंटर में जो वो गुंबद वाली आकृति होती है इस तरीके से, और ऊंचा मेहराबदार प्रदेश द्वार मुगल वास्तुकला के बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बन गए। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चार बाग के बीच में सिचुएटेड था, जिसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्त बिहिष्ट की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था, यानी कि बीच में एक कक्षा होता था जिसके आसपास 8 जो है वो आपको कक्ष इस तरीके से बने हुए दिखाई देते थे। और इस इमारत का जो निर्माण है वो लाल बलुआ पत्थर, देखा होगा आप सभी ने कभी ना कभी हुमायूं का मकबरा देखा होगा कि ये लाल बलुए पत्थर से बना है, जबकि उसके जो किनारे हैं वो किससे बना है, संगमरमर से बना हुआ है। हमारा जो दिल्ली का लाल किला है वो भी लाल बलुए पत्थर से ही निर्माण हुआ है। वहीं आगरा का जो ताजमहल है वो सफेद संगमरमर यानी कि मार्बल से बना हुआ है। बात करेंगे पॉइंट नंबर 18 की, दिल्ली का जो दीवाने आम है
इसमें सिंहासन के छज्जे का निर्माण कब पूरा हुआ था? 1648 में। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको पेन डाउन कर लेना है। मुगल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 19 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। शाहजहां का जो सभा भवन था वो किससे मिलते जुलते थे? वो मस्जिद यानी कि मॉस्क्यू से मिलते जुलते आपको दिखते होंगे। और उसका जो सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसको किबला यानी कि नमाज की दिशा की ओर कहा जाता है, यानी कि जिस दिशा में हम नमाज पढ़ते हैं उसी दिशा में उसका सिंहासन जिसको किबला कहा जाता है वो रखा था। और उस समय हर एक व्यक्ति उसकी ओर मुंह करके बैठता था। पॉइंट नंबर 20 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। शासन के स्टार्टिंग के एरा में जो शाहजहां की राजधानी थी वो क्या थी? आगरा थी। और अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि उसने एक क्या किया था, शाहजहानाबाद का भी निर्माण किया था। तो ये जो है उसने बाद में अपनी राजधानी आगरा से शिफ्ट कर लिया था। आगरा का जो ताजमहल है इसका निर्माण 1643 में पूरा हुआ। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। और ये भी ऑफ कोर्स किसने बनाया था? शाहजहां ने ही बनाया था, जो कि हमारे जो वर्ड्स ऑफ वंडर हैं उसमें काउंट होते हैं। पॉइंट नंबर 21 देखेंगे। वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का जो अंदर वाला भाग है वो 1590 तक इस मंदिर का निर्माण लाल बलुए पत्थर से हुआ था। इसके अलावा वास्तुकला की जो ये शैली है ये उत्तर पूर्वी ईरान यानी कि खारासान से आई है और फतेहपुर सिकरी में इसका यूज किया गया था। पॉइंट नंबर 22 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। फतेहपुर सिकरी के अंदर जो जोधाबाई महल है इसके छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ तथा टेक ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकला परंपराओं से प्रभावित था। तो जो जो मंदिरें थी या जो भी कोई महल बन रहा था वो कहीं ना कहीं से प्रभावित था। तो जोधाबाई का जो महल था ये गुजरात क्षेत्र के वास्तुकला परंपराओं से ये प्रभावित था। पॉइंट नंबर 23 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। 12th सेंचुरी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्च के निर्माण के प्रयास शुरू हुए थे, यानी कि जितनी हैवी बिल्डिंग्स थी, मकानें थी, भवनें थी, उसके कंपैरिजन में हल्के चर्चों का निर्माण किया गया था और ऊंचा बनाने की कोशिश की गई थी। और वास्तुकला की जो यह शैली है इसको गोथिक के नाम से जानते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट देखेंगे 24th हमारे स्क्रीन पे, जिसमें हम बात करेंगे नगर व्यापारी और शिल्पी जन। वर्ष में 12 महीने बहने वाली जो कावेरी नदी है वो इस सुंदर नगर के आसपास बहती है। और यहाँ पे राजा कौन है? राजराज चोल यानी कि जो चोल वंश के राजा हैं, इन्होंने क्या किया था? राजराजेश्वर मंदिर की घंटियां यहाँ पे हमें आपको बजती हुई सुनाई देती हैं। यहाँ बात करेंगे कांसा की, जो कि क्या है? एक मिश्र धातु है जो कि तांबा यानी कि कॉपर और टिन से मिलके बनती है। पॉइंट नंबर 26 देखेंगे। ये जो चोल काल की जो कांस्य मूर्तियां हैं ये किससे बनती हैं? लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाए कि लुप्त मोम तकनीक से किसके काल की मूर्तियां बनी है, तो ये चोल कालीन मूर्तियां हैं। पॉइंट नंबर 27 देखेंगे। कांस्य क्या है? एक मूर्ति है जिसमें कृष्ण को नाग राक्षस कालिया का काबू करते हुए दिखाई दिया जाता है। पॉइंट नंबर 28 देखेंगे। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो भिल्ल स्वामिन है और गुजरात में सोमनाथ मंदिर है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट मंदिरों की हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे तमिलनाडु में क्या है? कांचीपुरम है। और मदुरई और आंध्र प्रदेश में क्या है? तिरुपति बालाजी का मंदिर है, जो कि अपने आप में जिनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास रहा है। पॉइंट नंबर 29 देखेंगे। अजमेर यानी कि राजस्थान के पास ही क्या है? पुष्कर सरोवर है, जो कि प्राचीन काल से यहाँ पे तीर्थ यात्री आते हैं। और मंडपिका क्या है? ये जो मंडपिका है इसका प्रयोग आज के मंडी के रूप में किया जाता है। पॉइंट नंबर 30 देखेंगे। व्यापार के संघ को हम किस नाम से जानते हैं? गिल्ड नाम से हम इसको जानते हैं, व्यापार संघ को। पॉइंट नंबर 31 देखेंगे। व्यापार संघ में 8वीं शताब्दी तक सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम और नागा देशी थे। ये इंपॉर्टेंट है। ये अगर ये पूछा जाए कि व्यापार संघ में 88 सेंचुरी तक सबसे फेमस कौन था, तो मणिग्रामम और नागा देशी। पॉइंट नंबर 32 देखेंगे। बीदर के जो शिल्पकार हैं उन्होंने क्या किया था? तांबा यानी कि कॉपर और चांदी यानी कि सिल्वर में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक फेमस थे कि इस शिल्प का नाम बीदड़ी ही पड़ गया था। बीदर एक जगह का नाम था और इनके जो शिल्पकारी हैं वो इतने फेमस हो गए थे कि उस शिल्प का नाम ही क्या पड़ गया था? बीदरी पड़ गया था।
पॉइंट नंबर 33 देखेंगे, बात करेंगे बंगाल की, और यहाँ हम लाएंगे रोशनी में भागीरथी नदी को। तो भागीरथी नदी के तट पर क्या है, मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था। और 1707 में क्या हुआ था कि ये बंगाल की राजधानी भी बन गई थी। पॉइंट नंबर 34 देखेंगे, बात करेंगे हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। तो अगर ये पूछा जाए कि कृष्णा, ये रही कृष्णा और ये तुंगभद्रा, इसके बीच में, इसके घाटियों में कौन सा राज्य स्थित है, तो बता देना है आपने, हम्पी नगर यहाँ पे सिचुएटेड है। ये जो नगर है 1336 में स्थापित हुआ और विजयनगर एम्पायर का ये सेंटर था। हम्पी के शानदार खंडरों से हमें ये पता चला कि यहाँ की जो किलेबंदी है यानी कि घेराव है वो बहुत ही हाई क्वालिटी की थी, और किले के दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाले मसालों का प्रयोग नहीं किया गया था, और शिलाखंडों को आपस में फंसाकर यानी कि पत्थरों को ही आपस में इन्वॉल्व करके इसको जो है वो गूंथा गया था। किसी प्रकार का कोई चूना मिट्टी यूज नहीं किया गया था। पॉइंट नंबर 35 की देखें, 1556 में दक्कनी के जो सुल्तान हैं गोलकुंडा और बीजापुर और अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। तो ये सभी शासक रिस्पॉन्सिबल हैं हम्पी और विजयनगर एम्पायर के हश्र के बारे में। और अगर यही आपसे पूछा जाए कि ये जो विजयनगर एम्पायर है इसका निर्माण किसने किया था, इसको बसाया किसने था, तो याद रखिए हरिहर और बुक्का दो भाई थे जिन्होंने क्या किया था, हरिनगर एम्पायर जो हमारा विजयनगर एम्पायर है इसकी स्थापना की थी। पॉइंट नंबर 36 को देखेंगे, हुंडी क्या है। हुंडी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम जो है वहां पे एक तरीके का, मतलब मान लीजिए कि एक तरीके का क्या है, ये डेटाबेस है जिसमें जिन लोगों ने क्या किए हैं, पैसे दिए हैं, उनको रिकॉर्ड रखा गया है। पॉइंट नंबर 37 देखेंगे, सूरत को क्या कहते हैं, मक्के का प्रस्थान द्वार भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। 38 देखेंगे अपने स्क्रीन पे, अंग्रेज इतिहासकार जिनका नाम है ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर, यानी कि इन्होंने क्या कहा है कि जो सूरत का जो बंदरगाह है यानी कि पोर्ट है वो वन ऑफ द बिजिएस्ट के नाम से जाना जाता है, वन ऑफ द बिजिएस्ट पोर्ट था। इसमें आपको एक ही टाइम पे अलग अलग देशों के 100 से ज्यादा यहाँ पे जो जहाज हैं वो लंगर डालते हुए दिखाई देते हैं। और ऐसा किसने कहा था, ओविंगटन ने कहा था, जो कि अंग्रेज इतिहासकार यानी कि ब्रिटिश के इतिहासकार थे। पॉइंट नंबर 39 देखेंगे, सूरत से जारी की गई हुंडियों को दूर दूर तक भेजा जाता था। मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाजारों में इसको मान्यता, यानी कि सूरत एक बहुत ही फेमस बंदरगाह के रूप में उभर रहा था। और यहाँ की जो हुंडियां हैं वो इजिप्ट में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम के एंटवर्प तक भेजा जाता था। पॉइंट नंबर 40 देखेंगे, बात करेंगे मसौलीपट्टनम की। ये जो नगर है ये कृष्णा नदी के डेल्टा पे स्थित है, और मसौलीपट्टनम का जो किला है वो किसने बनाया था, वो हॉलैंड के लोगों ने बनाया था, हॉलैंड वासियों ने बनाया था। और क्या था, इस पर जो अधिपत्य था यानी कि इसको कैप्चर करने का जो प्रयास था वो हॉलैंड और अंग्रेज दोनों ने मिलकर किया था मसौलीपट्टनम के अंदर। पॉइंट नंबर 41 देखेंगे अपने स्क्रीन पे, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक गुमाश्ते विलियम मेथवर्ल्ड ने 1620 में इन शब्दों में मसौलीपट्टनम का वर्णन किया है कि ये गोलकुंडा का मुख्य पतन है, जहां परम पूज्य, अपने आप को परम पूज्य बताया है इन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखती है, उन्होंने ये कहा है। पॉइंट नंबर 42 को देखेंगे, 1686 से 87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को क्या कर लिया, मुगल साम्राज्य में मिला लिया। यानी कि अगर ये पूछा जाए कि किस शासक ने गोलकुंडा को मुगल में अपने में शामिल किया, तो ऑफ कोर्स किसने किया होगा, औरंगजेब ने, क्योंकि इसी ने क्या किया था, साउथ इंडिया की तरफ इन्होंने इन्वेशन किया था। इसके अलावा अगर ये पूछा जाए कब किया था, तो 1686 से 87 के टाइम पीरियड पे इन्होंने इसको किया था। पॉइंट नंबर 43 देखेंगे, गोरे शासकों ने यहाँ पे
गोरे शासकों से इनका अभिप्राय ब्रिटिश है। इन्होंने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कोलकाता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपना आवास बनाया। यानी कि दो जगह इन्होंने अपने लिए रहने की जगह बनाई। सबसे पहला था मद्रास और दूसरा कोलकाता, जिसको पहले के टाइम पे हम कैलकाटा के नाम से जानते हैं। तो मद्रास में जो जगह बनाई थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। जबकि इन्होंने जो कोलकाता के अंदर जगह बनाई थी उसका नाम था फोर्ट सेंट विलियम। यानी कि फोर्ट का मतलब किला है। इन्होंने दोनों जगह अपने अपने किले बनाए थे जिसमें ये लोग रहते थे। 44 की बात करें और देखेंगे कि पुर्तगाली यानी कि पोर्टुगीज वालों का हमारे भारत में क्या इतिहास रहा है। तो पुर्तगाल के जो नाविक हैं वास्को डी गामा बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, जो कि 1498 में पहली बार अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए अफ्रीका का जो अंतिम शोर बिंदु है, ये लास्ट वाला जिसको हम कहते हैं केप ऑफ गुड होप, यहां से निकलकर कहाँ आए थे? ये आए थे हिंद महासागर को पार करके। इन्होंने अपनी पहली भारत यात्रा, यानी कि अगर नाव से कोई व्यक्ति पहली बार भारत पहुंचा था तो वो वास्को डी गामा है। इन्होंने ही पता लगाया कि ये जो है वो भारत है। तो यही कहा जाता है, क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि भारत की खोज किसने की थी? तो भैया भारत की खोज तो पहले से हो रखी थी, बट इन लोगों को पता नहीं था। तो अगर ये कहा जाए कि पहला कौन व्यक्ति था जो कि जिसने समुद्र की तरह से भारत की यात्रा तय की गई थी, तो वो होगा वास्को डी गामा, जिसने 1498 में साउथ अफ्रीका का जो अंतिम बिंदु है जिसको हम केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं, यहाँ पहुंचता है। और इसको यहाँ पे कौन मिलते हैं? हमारे यहाँ का एक गुजराती पायलट मिलता है जो कि हमारे भारत में लेके आता है। और कैलिकट में ये लोग पहुंचते हैं जहाँ पे उस समय का शासक जैमोरीन होते हैं, जो कि इसको भारत में लाते हैं। बात करेंगे आगे की, तो 1498 में कालीकट पहुंचा और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। तो ये भी एक हमें यहाँ से बात पता चली कि ये जो पुर्तगाल यानी कि पोर्टुगीज हैं, इसकी कैपिटल का नाम क्या है? लिस्बन है। इस समुद्री यात्रा के दौरान उसके 4 में से 2 जहाज खत्म हो गए यानी कि नष्ट हो गए और 170 यात्रियों से ये लोग चले थे, जिसमें केवल और केवल 54 व्यक्ति ही जीवित रह गए। पॉइंट नंबर 46 देखेंगे, बात करेंगे इटली की। इटली वासी जिसका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस, इन्होंने क्या किया था? भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके कहां पहुंच गए थे? पश्चिम की ओर पहुंच गए थे। अब इन्होंने क्या सोचा था कि पृथ्वी तो गोल है तो कहीं से भी पहुंच जाएंगे तो वो वहीं पे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो पूर्व के बदले कहां पहुंच गए? पश्चिम पहुंच गए। और पश्चिम वह 1492 में कहां पहुंचे? वेस्ट इंडीज के तट पे पहुंचे। और इसी का नाम जो वेस्ट इंडीज है, इनको लगा कि ये इंडिया है, लेकिन ये क्या था? कोई दूसरा नाम, दूसरा देश था। और क्योंकि ये वेस्ट में था और इन्होंने इसको इंडिया मान लिया था, इसलिए इसका नाम वेस्ट प्लस इंडिया यानी कि वेस्ट इंडीज के नाम से। तो वेस्ट इंडीज की खोज अगर ये कहा जाए कि किसने किया था, क्रिस्टोफर कोलंबस इसका आंसर होगा, जो कि इटली के हैं। पॉइंट नंबर 47 देखेंगे, बात करेंगे हम्पी की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जो विजयनगर एक महान राज्य था, इस विजयनगर साम्राज्य की जो कैपिटल थी वो हम्पी था। 48 नंबर पॉइंट की बात करें, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे जनजातियां यानी कि ट्राइब को, इसके अलावा खाना बदोश और एक जगह जाके बसे हुए समुदाय। क्या कह रहा है पॉइंट नंबर 48 कि अगर हम कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दें तो जनजातीय लोग यानी कि जो ट्राइबल लोग हैं, इनका कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जिसमें आदिवासी की लिखित रूप से वर्णन की गई है, उनकी संस्कृति कैसी है, उनका कल्चर कैसा था, इन सब चीजों के बारे में। पॉइंट नंबर 49 को देखें, समृद्ध रीति रिवाज यानी कि इनके जो कल्चर्स हैं वो तो बहुत प्रॉस्पिरियस हैं। इसके अलावा वाचिक व मौखिक परंपरा का वे संरक्षण करते थे, यानी कि अपनी परंपरा को वो मुंह से ही यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन सुन के ट्रांसफर होते थे। और आजकल के जो इतिहासकार हैं वो जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इसी वाचिक परंपराओं यानी कि अब मान लीजिए इसकी स्टोरी है, इसने किसी और को बताई, इसने सुनी, फिर इसने किसी और को बताई, इसने सुनी, इसने किसी और को बताई, और फिर जो इतिहासकार जब इतिहास लिखते हैं तो फिर इस चीज का यूज करते हैं। आज के अंतिम पॉइंट पे रोशनी डालेंगे।
पंजाब में कौन सी जनजाति रहती है, इंपॉर्टेंट है, खोखर जनजाति यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जो कि 13th और 14th सेंचुरी के टाइम पे बहुत ज्यादा प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गक्खर लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे और इसके जो मुखिया थे उनका नाम क्या था, कमाल खान। गक्खर को बादशाह अकबर ने भी मनसबदार बनाया था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये पूछा जाए कि कौन सी जनजाति ऐसी थी जिसको अकबर बादशाह ने अपना मनसबदार बनाया था, तो ये जो गक्खर जनजाति जो कि पंजाब के रीजन में पाई जाती है, गक्खर जनजाति, इसके जो हेड थे जिसका नाम था कमाल खान गक्खर, इसको बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। तो यहाँ पे अभी हमने जनजाति को स्टार्ट किया है, अभी एंड नहीं हुआ है। जनजाति अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगली क्लास में हम इसको उठाएंगे और डिटेल्ड सभी प्रकार के जनजातियों को डिस्कस करेंगे कि कौन सी जनजाति किस राज्य में रहती है, उनकी कल्चर्स, उनके क्या इंपॉर्टेंस हैं, कौन सी जनजाति किस तरह से बिलोंग करती है, ये सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज इसी पॉइंट के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और सीटेट की क्लास को क्रमबद्ध तरीके से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ हम 30 क्लास पे इस सीरीज को, एनसीईआरटी सीरीज को एंड करेंगे और उसके बाद आपको दिसंबर से सीटेट के लिए मैराथन देखने को मिलने वाला है। तो अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आज ही चैनल सब्सक्राइब करें, जो कि आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। थैंक यू।